वोकैब भैया में आप सबका स्वागत है। यहाँ आपकी वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज फिर से हम यहाँ हैं साथ मिलकर अंग्रेजी के कुछ नए मजेदार शब्द सीखने के लिए। हाँ। हम जानेंगे उनका मतलब क्या है ना, हिंदी में अंग्रेजी में, और उनके जैसे और कौन से शब्द हैं। सिनोनिम्स। हाँ, सिनोनिम्स, और सबसे जरूरी उनको वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देखेंगे। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? ये सब हम सीखेंगे एकदम बातों बातों में, कोई लेक्चर नहीं, जैसे दोस्त गपशप करते हैं ना वैसे। बिल्कुल, सीखने का यही सबसे अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से। और हाँ, आखिर में वो कहानी तो होगी ही जिसमें आज के सारे 10 के 10 शब्द इस्तेमाल होंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, शुरू किया जाए। चलिए, तो आज का हमारा पहला शब्द ये है स्वॉप्ड। SWAPPED, स्वॉप्ड। हाँ, स्वॉप्ड। इसका हिंदी में सीधा सा मतलब है अदला बदली करना, एक चीज के बदले दूसरी चीज देना या लेना। अच्छा, जैसे वो बचपन में करते थे, अपनी पेंसिल देकर दोस्त की रबड़ ले ली। हाँ बिल्कुल वही। या मान लीजिए आपने अपनी पुरानी किताब दोस्त को दी और उससे उसकी कॉमिक्स ले ली, तो आपने स्वैप किया। अच्छा, मतलब एक्सचेंज करना। तो अंग्रेजी में मतलब हुआ एक्सचेंज्ड वन थिंग फॉर अनदर। सिंपल, एकदम सिंपल। इसके जैसे और शब्द क्या हो सकते हैं, मतलब सिनोनिम्स? कई हैं, जैसे एक्सचेंज तो है ही, वो तो आपने बताया। फिर ट्रेडेड भी कह सकते हैं, है ना, खासकर जब व्यापार जैसी बात हो। हाँ, ट्रेडेड। एक और शब्द है बार्टर्ड, BARTERED, बार्टर्ड। इसका मतलब भी अदला बदली है, पर यह ज्यादातर तब इस्तेमाल होता है जब पैसे का चक्कर न हो, मतलब चीज के बदले चीज। ओ, बार्टर सिस्टम वाला। हाँ हाँ, बिना पैसे की अदला बदली, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और रिप्लेस्ड भी कुछ हद तक समान है, मतलब एक की जगह दूसरा। समझ गई। चलिए अब इसे वाक्य में देखते हैं। पहला उदाहरण है, रिया स्वैप्ड हर ब्लू स्कार्फ फॉर अ रेड वन। यानी रिया ने अपना नीला स्कार्फ वो लाल वाले से बदल लिया। बिल्कुल सही, सीधी सी बात। और दूसरा उदाहरण थोड़ा अलग है, देखिए, दे स्वैप्ड स्टोरीज अराउंड द कैंपफायर लेट एट नाइट। अच्छा, कहानियों की अदला बदली। हाँ, यहाँ चीजों की नहीं, कहानियों की अदला बदली हो रही है। मतलब देर रात कैंपफायर के पास बैठकर उन्होंने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुनाई। ये तो बढ़िया है। कहानियां स्वैप करना तो हम सब करते हैं। चलिए, ये था पहला शब्द। अब हम दूसरे शब्द पर हैं। दूसरा शब्द है सरमाउंट। SURMOUNT, सरमाउंट। समाउंट। हाँ, इसका हिंदी में अर्थ है किसी मुश्किल, किसी बाधा या चुनौती को पार करना, उस पर जीत हासिल करना, विजय पाना। अच्छा, जैसे कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो उसको ओवरकम करना, जैसे पहाड़ चढ़ना या कोई मुश्किल परीक्षा पास करना। बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ चढ़ना अच्छा उदाहरण है, पर ये किसी भी तरह की मुश्किल हो सकती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, कोई भी। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टू ओवरकम अ डिफिकल्टी और ऑब्स्टिकल, यही है ना? एकदम सही, टू ओवरकम अ डिफिकल्टी और ऑब्स्टिकल। और इसके समानार्थी शब्द मतलब सिनोनिम्स, वो भी इसी भाव को दिखाते हैं, जैसे ओवरकम। हाँ, ओवरकम, फिर कॉन्कर, जीतना, डिफीट, बहराना, या फिर प्रिवेल, विजयी होना, ये सब। वाह, मतलब मुश्किलों से लड़कर जीतना। काफी पावरफुल शब्द है ये। वाक्य में कैसे यूज होगा? पहला उदाहरण देखिए, He had to surmount many challenges to start his own business। यानी उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए कई चुनौतियों को पार करना पड़ा, उन पर विजय पानी पड़ी। हाँ, ये तो है। कोई भी नया काम शुरू करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, जिन्हें सरमाउंट करना ही पड़ता है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा है, With determination, we can surmount even the toughest problems। क्या बात है। मतलब अगर हम ठान लें, पक्का इरादा कर लें, तो हम सबसे मुश्किल समस्याओं पर भी काबू पा सकते हैं, उन्हें पार कर सकते हैं। ये तो बहुत इंस्पायरिंग है। सही है। चलिए, मुश्किलों को पार करने की बात हो रही है, तो कभी कभी हमें अपनी बात पर जोर भी देना पड़ता है ना? बिल्कुल, उसे उभारना पड़ता है। बिल्कुल। और यहीं आता है हमारा तीसरा शब्द। तीसरा शब्द है एक्सेंचुएट। ACCENTUATE, एक्सेंचुएट। सुनने में थोड़ा लंबा जरूर है। हाँ, एक्सेंचुएट, इसका हिंदी मतलब है किसी चीज पर जोर देना, उसे उभारना, या कह सकते हैं कि उसे ज्यादा ध्यान देने लायक बनाना। जैसे किसी खास बात को हाईलाइट करते हैं ना। हाँ, हाईलाइट करना, मतलब किसी चीज को और ज्यादा नोटिसेबल बना देना। बिल्कुल। तो अंग्रेजी में कहेंगे टू एम्फसाइज और मेक समथिंग मोर नोटिसेबल। परफेक्ट। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हाईलाइट तो आपने बता ही दिया। हाँ, हाईलाइट। फिर एम्फसाइज, जोर देना, जोर देना। स्ट्रेस, बल देना। और एक और है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, जैसे लिखते हुए करते हैं। हाँ वही वाला। पर यहां मतलब है किसी चीज के महत्व पर जोर देना,
उसे रेखांकित करना, ये सारे शब्द किसी चीज की अहमियत बढ़ाने या उस पर ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अक्सर डिजाइन, फैशन या भाषण वगैरह में सुना है ये। बिल्कुल, वहीं इस्तेमाल होता है ज्यादातर। समझ गई। जैसे कोई खास फीचर बताना हो किसी चीज का। वाक्य देखते हैं। पहला, द ब्राइट कर्टन्स एक्सेंचुएट द ब्यूटी ऑफ द रूम। मतलब कमरे में जो चमकीले पर्दे लगे हैं वो उसकी खूबसूरती को और निखार रहे हैं, उभार रहे हैं। सही। पर्दे कमरे की सुंदरता पर ध्यान खींच रहे हैं, उसे एक्सेंचुएट कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, हिज कॉन्फिडेंट वॉइस एक्सेंचुएटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज वर्ड्स। अच्छा। यानी उसकी जो आत्मविश्वास से भरी आवाज थी, उसने उसके शब्दों के महत्व पर और जोर दिया, उसे और उभार दिया। आवाज ने शब्दों को एक्सेंचुएट किया। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथे शब्द पर हैं और ये शब्द है ब्रॉल। BRAWL, ब्रॉल। ब्रॉल, इसका हिंदी अर्थ है झगड़ा, मारपीट, हाथापाई। हाँ। पर ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं। अच्छा। हाँ, खासकर ऐसा झगड़ा जिसमें काफी शोर शराबा हो, अफरा तफरी मचे। ये सिर्फ जोर की बहस नहीं होती, इसमें अक्सर धक्का मुक्की या मारपीट शामिल होती है। ओहो, मतलब अच्छा खासा हंगामा। तो अंग्रेजी में इसका मतलब हुआ अ नॉइजी फाइट और क्वारल। जैसा आपने कहा, शोर शराबे वाला झगड़ा। बिल्कुल। नॉइजी फाइट। इसके समानार्थी क्या होंगे? फाइट तो हो गई। हाँ, फाइट लड़ाई तो है ही। फिर स्कफल, ओके। हाथापाई, छोटी मोटी मारपीट। क्लैश, टकराव। हाँ। और एक और शब्द है मीली, MELE, मीली। मीली, ये पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, इसका मतलब होता है एक कंफ्यूज्ड, मतलब अव्यवस्थित सी लड़ाई जिसमें कई लोग शामिल हो, एकदम अफरा तफरी वाला माहौल। अरे वाह, मोए ब्रॉल के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठता है। उदाहरण देखते हैं। पहला, अ सडन ब्रॉल ब्रोक आउट बिटवीन द राइवल फैंस आफ्टर द मैच। यानी मैच खत्म होने के बाद विरोधी टीमों के जो फैंस थे उनके बीच अचानक मारपीट शुरू हो गई। खेलों में कभी कभी हो जाता है ऐसा। हाँ, दुर्भाग्य से हो जाता है। दूसरा उदाहरण, द पुलिस क्विकली स्टॉप द स्ट्रीट ब्रॉल। यानी सड़क पर जो मारपीट हो रही थी, पुलिस ने उसे जल्दी ही रोक दिया। समझ गई। ब्रॉल मतलब सीरियस शोर वाला झगड़ा। उम्मीद है हमें कभी इसका सामना न करना पड़े। उम्मीद तो यही है। खैर, झगड़े से हटकर अब किसी अच्छी शुरुआत की बात करते। और यही आता है हमारा पांचवा शब्द। पांचवा शब्द है इनॉग्यूरेशन। INAUGURATION, इनॉग्यूरेशन। इनॉग्यूरेशन, हाँ, ये अच्छा शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होता है उद्घाटन, किसी चीज का औपचारिक शुभारंभ या आरंभ। हाँ, जैसे कोई नई दुकान खुले या स्कूल या पुल, वो फेता काटने वाला कार्यक्रम। बिल्कुल, वही वाला। अंग्रेजी में कहेंगे द फॉर्मल बिगिनिंग और ओपनिंग ऑफ समथिंग। फॉर्मल यानी औपचारिक शुरुआत। इसके समानार्थी शब्द क्या है? ओपनिंग तो होगा ही। हाँ, ओपनिंग शुभारंभ है। लॉन्च भी होता है, खासकर किसी प्रोडक्ट या अभियान के लिए। हाँ, लॉन्च तो बहुत कॉमन है ना? फिर कमेंसमेंट भी है, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट। ये अक्सर डिग्री समारोह के लिए इस्तेमाल होता है। अरे हाँ, कॉलेज की डिग्री सेरेमनी को कमेंसमेंट कहते हैं। सही कनेक्शन है। बिल्कुल। और एक और है इनिशिएशन, प्रारंभ, किसी प्रक्रिया या सदस्यता की शुरुआत। इनिशिएशन, ठीक है। अब इनॉग्रेशन के उदाहरण देखें। पहला, द मेयर गेव अ स्पीच ड्यूरिंग द स्कूल्स इनॉग्रेशन। सीधा सा है, मेयर ने स्कूल के उद्घाटन समारोह के दौरान भाषण दिया। और दूसरा, एवरीवन अटेंडेड द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू आर्ट गैलरी। यानी सभी लोग नई आर्ट गैलरी के उद्घाटन में शामिल हुए। बिल्कुल, नई शुरुआत का जश्न। हाँ, इनॉग्रेशन मतलब नई शुरुआत। अच्छा शब्द है। चलिए, आधा सफर पूरा। अब हम छठे शब्द पर हैं। ये शब्द है लेयर्ड, LEERED। लेयर्ड सुनने में थोड़ा सा अजीब है। हाँ, लेयर्ड असल में लेयर जो LEER है का पास्ट टेंस है। इसका हिंदी मतलब है किसी को घूरना, पर एक खास बुरे तरीके से। बुरे तरीके से मतलब बुरी नीयत से, कुटिलता से, या ऐसे ढंग से घूरना कि सामने वाले को असहज महसूस हो, क्रीपी लगे। ये एक नेगेटिव शब्द है। ओह, तो ये सिर्फ देखना नहीं बल्कि बुरी नजर से देखना हुआ। अंग्रेजी में टू लुक एट समवन इन एन अनप्लेजेंट, स्लाई और क्रीपी वे। अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छा ना लगे, स्लाई मतलब धूर्त,
और क्रीपी मतलब डरावना या अजीब। हाँ बिल्कुल। तो इसके समानार्थी भी थोड़े नेगेटिव ही होंगे, जैसे स्टेयर्ड, टकटकी लगाकर देखना। स्टेयर्ड तो न्यूट्रल भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, पर लेयर्ड हमेशा नेगेटिव है। और हैं ऑगल्ड, OGLED। इसका मतलब होता है किसी को, खासकर महिलाओं को, कामुक दृष्टि से घूरना। ये भी बहुत नेगेटिव है। ऑगल्ड, हाँ ये सुना है। फिर गॉक्ड, GAWKED, मतलब बेवकूफ़ी से या अशिष्टता से घूरना। और ग्लोटेड, GLOATED, ये होता है अपनी सफलता या दूसरे की हार पर बुरी तरह से इतराते हुए देखना। बाप रे, कितने तरह के घूरना है। तो लेयर्ड में अनप्लेजेंट और स्लाई वाला भाव ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, वही मुख्य है। ठीक है, ऑगल्ड और लेयर्ड में फर्क समझना जरूरी था। धन्यवाद। अब उदाहरण देखते हैं। पहला, द विलन लेयर्ड एट द हीरो विद अ विकेड ग्रिन। फिल्मों वाला सीन। हाँ, यानी विलन ने एक शैतानी मुस्कान के साथ हीरो को बुरी नियत से घूरा। बिल्कुल। और दूसरा, शी फेल्ट अनकंफर्टेबल व्हेन द स्ट्रेंजर लेयर्ड एट हर, यानी जब उस अजनबी ने उसे बुरी नजर से घूरा तो वो असहज महसूस करने लगी। हाँ, ऐसी स्थिति तो किसी के लिए भी अनकंफर्टेबल होगी। बहुत जरूरी है ये समझना। चलिए इस नेगेटिव शब्द से आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही आम लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े शब्द की तरफ। 7वां शब्द है वरी, WORY, वरी। वरी? हाँ, हिंदी में इसका मतलब है चिंता करना, परेशान होना, किसी बात को लेकर बेचैनी महसूस करना। ये तो बहुत ही आम मानवीय भावना है ना? हाँ, चिंता तो हम सब करते हैं कभी ना कभी। अंग्रेजी में टू फील एंग्शियस और ट्रबल्ड अबाउट समथिंग। एंग्शियस मतलब चिंतित। बिल्कुल। इसके समानार्थी शब्द हैं एंग्जाइटी, चिंता, बेचैनी, कंसर्न, फिक्र, फियर, डर, अनीज, अशांति, बेचैनी। ये सभी मन की उस स्थिति को दिखाते हैं जब हम किसी आने वाली या मौजूदा प्रॉब्लम को लेकर परेशान होते हैं। अच्छा, कंसर्न और वरी में कोई खास फर्क है या एक जैसे ही हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, वरी में अक्सर थोड़ी ज्यादा नेगेटिविटी होती है और कभी-कभी वो चिंता बेवजह की भी हो सकती है, जबकि कंसर्न जो है वो शायद किसी असली समस्या के प्रति एक जायज फिक्र होती है। पर बोलचाल में अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ये होता है, समझ गए। अब वाक्य देखते हैं। पहला, जो हम अक्सर एक दूसरे को बोलते हैं, डोंट वरी अबाउट द एग्जाम, यूल डू ग्रेट। हाँ बिल्कुल। यानी परीक्षा की चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छा करोगी, हौसला बढ़ाने के लिए। हाँ। और दूसरा, हिज मदर बिगैन टू वरी व्हेन ही डिडंट रिटर्न होम ऑन टाइम, यानी जब बेटा समय पर घर नहीं लौटा तो उसकी माँ चिंता करने लगी। ये तो स्वाभाविक है। हाँ स्वाभाविक है, पर कहते हैं ना, ज्यादा चिंता अच्छी नहीं। डोंट वरी, बी हैप्पी। खैर, अब आते हैं 8वें शब्द पर। यह थोड़ा अनोखा शब्द है, स्कलरी, SCULLY, स्कलरी। स्कलरी। हाँ, इसका हिंदी मतलब है रसोई के पास का एक छोटा कमरा। ये खास तौर पर बर्तन धोने, सब्जियां वगैरह साफ करने या इसी तरह के दूसरे थोड़े गंदे कामों के लिए होता है। बर्तन मांजने की जगह कह सकते हैं इसे। अच्छा, रसोई का पिछला कमरा जैसा। हाँ बिल्कुल। ये शब्द आजकल कम सुनने को मिलता है क्योंकि मॉडर्न घरों में तो किचन में ही सब होता है, सिंक, डिशवॉशर। हाँ। ये पुराने जमाने के बड़े घरों, किलों या हवेलियों में ज्यादा होता था। अच्छा, तो ये किचन का एक तरह से हेल्पर रूम हुआ। अंग्रेजी में अ स्मॉल रूम नियर द किचन फॉर वॉशिंग डिशेस और डूइंग चोर्स। ठीक है, इसके समानार्थी क्या हो सकते हैं? शायद आजकल के हिसाब से कुछ और शब्द हों। हाँ, कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे पेंट्री, जहाँ खाने का सामान रखते हैं। कभी कभी वहाँ सिंक भी होता है छोटा सा। हाँ, पेंट्री तो होता है। यूटिलिटी रूम, जहाँ वॉशिंग मशीन, सफाई का सामान वगैरह होता है। ये आजकल ज्यादा कॉमन है। हाँ, यूटिलिटी रूम तो बहुत घरों में होता है। बिल्कुल। फिर रेस्टोरेंट वगैरह में डिश रूम होता है, या बैक किचन, मुख्य किचन के पीछे का सहायक किचन। स्कलरी का फोकस बर्तन धोने और गीले काम पर ज्यादा था। समझ गया। स्कलरी जानना अच्छा है, खासकर पुरानी कहानियां पढ़ने या पुरानी इमारतें देखने में काम आ सकता है। उदाहरण देखते हैं। पहला, द सर्वेंट वॉश्ड द प्लेट्स इन द स्कलरी, यानी नौकर ने बर्तन मांजने वाले कमरे में प्लेटें धोईं। पुराने जमाने का सेटअप। बिल्कुल। दूसरा, ओल्ड कैसल्स ऑफन हैव अ लार्ज स्कलरी नेक्स्ट टू द मेन किचन, यानी पुराने किलों में अक्सर मुख्य रसोई के बगल में एक बड़ी सी स्कलरी होती है। दिलचस्प। चलिए अब 9वें शब्द पर आते हैं। ये शब्द स्वास्थ्य से जुड़ा है, एक्जिमा, ECZEMA, एक्जिमा। एक्जिमा
हिंदी में इसे एक्जिमा ही कहते हैं। ये एक तरह का त्वचा रोग है, एक स्किन कंडीशन है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें क्या होता है? इसमें स्किन पर खुजली वाले लाल सूजे हुए चकते मतलब पैचेस हो जाते हैं। ये काफी आम प्रॉब्लम है, खासकर बच्चों में देखी जाती है। हाँ, खुजली और जलन होती है इसमें। तो अंग्रेजी में अ स्किन कंडीशन दैट कॉजेज इची इन्फ्लेम्ड पैचेस। इन्फ्लेम्ड मतलब सूजा हुआ। एकदम सही। इसके समानार्थी शब्द या इससे मिलते जुलते शब्द क्या होंगे? एक तो है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस। हाँ, DERMATITIS। ये त्वचा की सूजन का एक सामान्य नाम है। एक्जिमा एक तरह का डर्मेटाइटिस ही है। अच्छा, तो डर्मेटाइटिस अम्ब्रेला टर्म है। हाँ, कह सकते हैं। और हैं रैश, स्किन इन्फ्लेमेशन, त्वचा की सूजन, इरिटेशन, जलन, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक्जिमा एक खास तरह का डर्मेटाइटिस है, समझ गए। वाक्य में कैसे इस्तेमाल होगा? पहला, ही कुडंट वेयर वुल बिकॉज ऑफ हिज एक्जिमा, यानी वो अपने एक्जिमा की वजह से ऊनी कपड़े नहीं पहन सकता था। ऊन से शायद जलन बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, ऊन या कुछ और चीजें एक्जिमा को ट्रिगर कर सकती हैं, उसे बढ़ा सकती हैं। दूसरा उदाहरण, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ क्रीम टू सूद हर एक्जिमा। हाँ, यानी डॉक्टर ने उसके एक्जिमा को आराम पहुंचाने के लिए, शांत करने के लिए एक क्रीम लिख कर दी। सूद मतलब शांत करना। समझ गई। उम्मीद है जिन्हें ये तकलीफ है उन्हें आराम मिले। और अब हम आ गए हैं आज के 10वें और आखिरी शब्द पर। ये शब्द थोड़ा फॉर्मल और एकेडमिक सा लग सकता है। आर्ग्यूमेंडम। ARGUENDUM। आर्ग्यूमेंडम। आर्ग्यूमेंडम। हाँ, ये लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है। इसका हिंदी में मतलब है तर्क का मुख्य बिंदु, बहस का मुद्दा, या वो प्रस्ताव जिस पर तर्क वितर्क किया जा रहा हो। अच्छा, मतलब जिस बात पर बहस हो रही है वो पॉइंट। हाँ, वही, द पॉइंट बीइंग आर्ग्यूड। ये आमतौर पर किसी फॉर्मल डिबेट, कानूनी मामले या फिलोसॉफिकल चर्चा में इस्तेमाल होता है। आम बोलचाल में बहुत कम सुनने को मिलता है। हाँ, लग ही रहा था। तो अंग्रेजी में अ पॉइंट और प्रोपोजिशन दैट इज आर्ग्यूड और डिबेटेड। प्रोपोजिशन मतलब प्रस्ताव, ठीक है। इसके समानार्थी? इसके समानार्थी हैं प्रोपोजिशन प्रस्ताव, आर्ग्यूमेंट तर्क दलील, डिबेट पॉइंट बहस का बिंदु, और कंटेंशन CONTENTION। कंटेंशन मतलब विवाद का विषय या दावा। कंटेंशन, हाँ, ये भी अच्छा शब्द है इसके लिए। आर्ग्यूमेंडम थोड़ा ज्यादा ही वजनदार है। हाँ, थोड़ा फॉर्मल है। उदाहरण देखते हैं। पहला, द लॉयर प्रेजेंटेड एन आर्ग्यूमेंडम दैट शॉक्ड द कोर्ट रूम। यानी वकील ने बहस के लिए एक ऐसा मुख्य बिंदु या तर्क पेश किया जिसने कोर्टरूम में बैठे सभी लोगों को चौंका दिया। वाह। और दूसरा उदाहरण, हिज थियरी इज सर्व्ड एज एन आर्ग्यूमेंडम इन द फिलोसॉफिकल डिस्कशन। यानी उसका जो सिद्धांत था, उसकी जो थ्योरी थी, वो उस दार्शनिक चर्चा में बहस का मुख्य मुद्दा बन गई। सब उसी पर अपने अपने तर्क दे रहे थे। आर्ग्यूमेंडम याद रखने लायक शब्द है, खासकर अगर कोई डिबेट या गहरी चर्चा सुन रहा हो। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। वाह, काफी कुछ सीख लिया आज तो। बिल्कुल, हमने सीखा स्वॉप्ड अदला बदली की, सरमाउंट पार करना, एक्सेंचुएट जोर देना, ब्रॉल झगड़ा, इनॉग्रेशन उद्घाटन। हाँ, लियर्ड बुरी नजर से घूरना, वरी चिंता करना, स्कलरी बर्तन धोने की जगह। हाँ, एक्जिमा त्वचा रोग, और आखिर में आर्ग्यूमेंडम तर्क बिंदु। 10 हो गए। 10 हो गए। और अब जैसा कि वादा था, इन सभी शब्दों को एक साथ एक कहानी में सुनने का समय है। तैयार है? हमेशा। तो कहानी कुछ यूं है। शहर के बिल्कुल नए कल्चरल सेंटर के ग्रैंड इनॉग्रेशन का दिन था। हवा में एक अलग ही उत्साह था। रिया, एक यंग और पैशनेट जर्नलिस्ट, भी वहां मौजूद थी। उसने आज के खास मौके के लिए अपनी रोजाना की जीन्स टी शर्ट को एक फॉर्मल ड्रेस से स्वॉप्ट कर लिया था। उसके दिमाग में सिर्फ खबर कवर करना नहीं था, बल्कि एक खास आर्ग्यूमेंटम भी था। शहर की पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स को बचाने की जरूरत। वो सोच रही थी कि मेयर की स्पीच के बाद ये पॉइंट उठाएगी। अच्छा प्लान था। हाँ, अभी वो हॉल के बाहर इंतजारी कर रही थी कि अचानक गेट के पास कुछ शोरगुल सुनाई दिया। देखते देखते पता नहीं किन दो गुटों में तीखी बहस शुरू हो गई और बात बढ़कर एक जोरदार ब्रॉल में बदल गई। धक्का मुक्की, चिल्लाना, अजीब माहौल हो गया। ओहो। एक पल के लिए तो रिया भी सहम गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। सोचा, वरी करने से क्या फायदा, अपना काम तो करना है। वो जानती थी कि जर्नलिज्म में ऐसी अनएक्सपेक्टेड मुश्किल सिचुएशंस को समाउंट पार करना पड़ता है,
ये जॉब का हिस्सा है। बिल्कुल, हिम्मत चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। शानदार लाइटिंग, खूबसूरत आर्टवर्क हॉल की भव्यता को और भी एक्सेंचुएट कर रहे थे। कोने में एक कॉफी काउंटर बना था। उसे देखकर रिया मुस्कुराई। उसने पहचान लिया कि ये जगह पहले इस इमारत की पुरानी स्कलरी हुआ करती थी। अरे वाह! हाँ, उसे बड़ी खूबसूरती से रेनोवेट करके कॉफी नुक्कड़ बना दिया गया था। रिया ने सोचा, ये तो उसके आर्ग्यूमेंट के लिए कितना बढ़िया उदाहरण है कि पुराने को कैसे संजोया जा सकता है। सही बात है। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, अजीब तरह से। उसने नजर घुमाई तो देखा एक कोने में खड़ा आदमी उसे लियर्ड कर रहा था। रिया को बहुत अजीब और असहज महसूस हुआ। वो फौरन वहां से हटकर भीड़ में चली गई। बुरा एक्सपीरियंस। हाँ, थोड़ी देर बाद मेयर की स्पीच खत्म हुई और सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। रिया ने अपना आर्ग्यूमेंडम उठाया। उसने पूरे आत्मविश्वास से पुरानी धरोहरों को बचाने की बात रखी। लोगों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी हिम्मत की तारीफ भी की। बहुत बढ़िया। लेकिन इस सारे कॉन्फिडेंस के पीछे रिया एक पर्सनल स्ट्रगल से भी गुजर रही थी। उसे काफी समय से एक्जिमा की शिकायत थी और स्ट्रेस में ये बढ़ जाता था। आज भी उसकी स्किन में हल्की खुजली हो रही थी, लेकिन उसने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। वो जानती थी कि असली जीत चुनौतियों को सरमाउंटेड यानी पार करने में ही है, चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी। कहानी खत्म। ओ वाह, क्या कहानी थी! रिया ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई, सारे चैलेंजेस को सरमाउंट किया। और वो स्कलरी वाली बात, मुझे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। अच्छा, सुनाइए। रसोई ने नौकरी के लिए अर्जी क्यों दी, बताओ? क्यों थी? Because it wanted to work in the scullery and clean up its act. हाँ, मतलब क्योंकि वो बर्तन मांजने की जगह स्कलरी में काम करके अपने तौर तरीके सुधारना चाहती थी। क्लीन अप इट्स एक्ट का मतलब होता है सुधर जाना। हाँ, ये अच्छा था। स्कलरी का बढ़िया इस्तेमाल। और रिया की कहानी से एक बहुत अच्छी बात भी सीखने को मिलती है ना? हाँ, क्या? एक कोट है, डोंट वरी अबाउट द स्टॉर्म्स, एवरी चैलेंज यू सरमाउंट मेक्स योर लाइट शाइन ब्राइटर। वाह! यानी तूफानों की चिंता मत करो, हर चुनौती जिसे तुम पार करते हो तुम्हारी रोशनी को और चमकीला बनाती है। बहुत खूब, क्या बात है। तो ये थे आज के शब्द और कहानी। मजा आ गया? बिल्कुल। एक बार फिर से जल्दी से सारे शब्द दोहरा लेते हैं। स्वॉप्ड, सरमाउंट, एक्सेंचुएट, ब्रॉल, इनॉग्रेशन, लियर्ड, वरी, स्कलरी, एक्जीमा और ऑग्यूमेंडम। हाँ जी। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा मजेदार सवाल। आज जो शब्द सीखें उनमें से कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और क्यों? हाँ, बताइए जरूर। या फिर क्या आप एक्सेंचुएट शब्द का इस्तेमाल करके अपना कोई वाक्य हमें कमेंट्स में बता सकते हैं? और फिर जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। बिल्कुल। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कैब भैया के और भी ज्ञानवर्धक और मजेदार सत्रों के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक सीखते रहिए।